जरा सोचने वाली बात है। एक ऐसा ब्रांड जिस पर पीढ़ियों से लोग अपनी अलमारी के तालों और नहाने के साबुन के लिए एकदम आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं। हाँ बिल्कुल, गोदरेज का नाम सुनते ही वही याद आता है। राइट। लेकिन फिर एक दिन वो ब्रांड तय करता है कि वो सिर्फ घरों के अंदर का सामान नहीं बनाएगा, बल्कि अब वो घर ही बनाएगा। और देखते ही देखते ये 122 साल पुराना ब्रांड, जो मूल रूप से FMCG और कंज्यूमर गुड्स का ब्रांड था, वो भारत का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपर बन जाता है। जो कि मतलब ये कोई आम बिजनेस ट्रांजिशन नहीं है, ये लिटरली एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। सही कहा। पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट एक बहुत ही अलग तरह का खेल रहा है। दशकों से ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को खरीदने, बाजार से भारी कर्ज उठाने और फिर सालों तक प्रोजेक्ट्स के पूरे होने का इंतजार करने का बिजनेस माना जाता रहा है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। बिल्कुल। और एक आम FMCG बिजनेस मॉडल जहां तेजी से प्रोडक्ट बनता है और बिकता है, उससे इस ईंट और गाड़े वाले बिजनेस का कोई तालमेल नहीं दिखता। लेकिन जिस तरह से इस कंपनी ने रियल एस्टेट के पुराने नियमों को अपने हिसाब से मोड़ा है, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन केस स्टडी है। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। आज की इस डीप डाइव में हम ठीक इसी केस स्टडी का विश्लेषण कर रहे हैं और हमारा विषय है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और इसके लिए हमारे पास डेटा भी बहुत सॉलिड है। हाँ, इस चर्चा के लिए हमारे पास सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हम कंपनी की हालिया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ICRA की क्रेडिट रेटिंग्स, स्वॉट एनालिसिस और उनकी सस्टेनेबिलिटी या ESG रिपोर्ट्स को आधार बनाकर बात करेंगे। और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 तक बुकिंग वैल्यू के हिसाब से भारत के रियल एस्टेट मार्केट के शिखर पर पहुंच गई। राइट। उनका वो बहुत चर्चित एसेट लाइट मॉडल आखिर जमीनी स्तर पर काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। और हाल ही में उन्होंने ऐतिहासिक रूप से जो पूंजी जुटाई है, उसके बाद उनके भविष्य के आक्रामक लक्ष्य बाजार को क्या संकेत दे रहे हैं? तो सबसे पहले उन नंबर्स पर बात करते हैं जो असल में इस पूरी कहानी की नींव है। अगर हम उनके हालिया वित्तीय प्रदर्शन, खासकर FY26 और कैलेंडर वर्ष 25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग। FY26 की फाइनेंशियल रिपोर्ट बताती है कि उनका नेट प्रॉफिट 32.49% के जबरदस्त उछाल के साथ 1840 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। वाओ! और सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं, CY25 के आंकड़े इससे भी बड़ी कहानी कहते हैं। उन्होंने CY25 में 34,171 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज की है। 34,000 करोड़, मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 19% की सॉलिड ग्रोथ है। अब इस 19% के आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट एक चक्रीय सेक्टर है, जहां बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं। हाँ, कभी डिमांड एकदम पीक पर होती है तो कभी बिल्कुल गायब। बिल्कुल। इतने बड़े बेस रेवेन्यू के ऊपर एक अनिश्चित बाजार में 19% की ग्रोथ हासिल करना, ये दिखाता है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन कितना सधा हुआ है। बुकिंग वैल्यू, वॉल्यूम, कलेक्शन, इन सभी पैमानों पर वे भारत की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनी बनकर उभरे हैं। यहाँ कलेक्शन का नंबर भी अगर देखें तो वो करीब 18,900 करोड़ रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी एक क्वार्टर में अचानक से कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिक गया हो। एक वन टाइम वंडर नहीं है ये। राइट। ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि लगातार कई सालों तक हर वीकेंड पर हाउसफुल शो देने जैसा है। एक कंसिस्टेंट मशीन की तरह काम हो रहा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े आंकड़ों और भारत का नंबर 1 डेवलपर होने के बावजूद पूरे भारतीय रियल एस्टेट बाजार में गोदरेज प्रॉपर्टीज का मार्केट शेयर अभी भी 5% से कम है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। देश की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी और मार्केट शेयर 5% से भी कम, ये गणित कुछ अजीब नहीं लग रहा है? पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन यही आंकड़ा भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की असली सच्चाई बयां करता है। ये दिखाता है कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी कितना असंगठित है। ओह, मतलब जो लोकल बिल्डर्स होते हैं। एग्जैक्टली। देश भर में हजारों छोटे स्थानीय और असंगठित बिल्डर्स का कब्जा अभी भी बहुत बड़ा है।
लेकिन रेरा जैसे कड़े नियम आने के बाद ये सेक्टर बहुत तेजी से फॉर्मलाइज हो रहा है। हाँ, रेरा ने काफी कुछ बदल दिया है। बिल्कुल, छोटे बिल्डर्स जो नियमों का पालन नहीं कर पाते वे बाजार से बाहर हो रहे हैं। अब जरा सोचने वाली बात है, एक टॉप प्लेयर जिसके पास इस बिखरे हुए बाजार में अभी सिर्फ 5% मार्केट शेयर है, उसके लिए आने वाले दशक में इस कंसोलिडेशन से कितनी विशाल संभावनाएं पैदा होंगी। ये तो ही बाजार के आगाल की बात, लेकिन यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है। अगर कोई कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हजारों करोड़ की बुकिंग्स कर रही है, तो आमतौर पर रियल एस्टेट में इसका सीधा सा मतलब होता है कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए बाजार से बहुत भारी कर्ज लिया होगा। क्योंकि लैंड बैंक तो चाहिए ही। क्योंकि बिना जमीन के तो घर बनेंगे नहीं। लेकिन जब हम गोदरेज की बैलेंस शीट देखते हैं तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कंट्रोल में दिखता है। बिना भारी कर्ज के उन्होंने इतनी जमीनें कैसे एक्वायर कर ली? इसका सीधा सा जवाब है उनका मास्टर स्ट्रोक, यानी उनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। ओके। पारंपरिक बिल्डर्स क्या करते हैं, वे पहले बाजार से पैसा उठाते हैं, बहुत सारा पैसा लगाकर कच्ची जमीन खरीदते हैं, फिर सालों तक सरकारी अप्रूवल का इंतजार करते हैं। इस पूरे मॉडल में बिल्डर का सारा पैसा सालों तक उस जमीन में फंसा रहता है, जिसे लैंड बैंकिंग कहते हैं शायद। हाँ वही, और ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। अगर बाजार गिरा तो बिल्डर कर्ज तले दब जाता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इस पुरानी रिवायत को तोड़कर जॉइंट वेंचर्स और डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स का रास्ता चुना। डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स मतलब जमीन किसी और की और सिर्फ ब्रांड और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज गोदरेज की? बिल्कुल, वे जमीन के मालिकों के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी सोर्स रिपोर्ट में गोदरेज एंड बॉयज के साथ उनके विक्रोली लैंड होल्डिंग के एक एग्रीमेंट का जिक्र है। अच्छा, विक्रोली वाला प्रोजेक्ट। हाँ, विक्रोली में प्राइम लोकेशन पर बहुत बड़ी जमीन गोदरेज एंड बॉयज की है, लेकिन उसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने, बनाने और बेचने का पूरा काम गोदरेज प्रॉपर्टीज का है। इस वजह से उन्हें शुरुआत में जमीन के लिए अपनी जेब से कोई भारी कैपिटल नहीं लगानी पड़ती। यहाँ पर मुझे एक बड़ा पुशबैक देने दीजिए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जमीन खरीदने का पैसा बच गया। बिल्कुल। लेकिन अगर वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो जाहिर है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उन्हें जमीन के मालिक के साथ अपना प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। हाँ, शेयर तो करना पड़ता है। तो एक घर बनाने का पूरा प्रॉफिट खुद रखने के बजाय वो उसे बांट रहे हैं, तो क्या वो अपना ही नुकसान नहीं कर रहे? मार्जिन कम नहीं हो रहा? आपका सोचना बिल्कुल तार्किक है। अगर हम एक सिंगल प्रोजेक्ट की बात करें तो हाँ, मार्जिन प्रतिशत कम हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस में असली खेल सिर्फ मार्जिन का नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल एफिशिएंसी का होता है। मतलब पैसे को कहां और कैसे यूज किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ एक अहम कॉन्सेप्ट आता है ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए एक बिल्डर के पास 100 करोड़ रुपए हैं। पारंपरिक मॉडल में वो 100 करोड़ की एक जमीन खरीदेगा और एक प्रोजेक्ट बनाएगा। राइट। लेकिन एसेट लाइट मॉडल में गोदरेज वो 100 करोड़ एक जमीन में नहीं फंसाता, वो 10 अलग अलग जमीन मालिकों के साथ जॉइंट वेंचर करता है और उसी 100 करोड़ से एक साथ 10 जगह प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। ओह, आई सी। प्रॉफिट शेयरिंग के बावजूद कम कैपिटल लगाकर ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाना कहीं ज्यादा समझदारी है। इससे उनका ROE बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये वाकई बहुत स्मार्ट है। मतलब सारा रिस्क जमीन के मालिक पर छोड़ दो और खुद वॉल्यूम और ब्रांड के दम पर स्केल बढ़ाओ। लेकिन हर स्ट्रेटजी में कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। हाँ, कमजोरियां तो होती हैं। अगर हम इन सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करें तो इनकी असली ताकत और कमजोरियां क्या निकल कर आती हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है? अगर हम ताकत की बात करें तो सबसे ऊपर आता है उनका ब्रांड इक्विटी। इंटरब्रांड की स्टडी के मुताबिक गोदरेज ब्रांड का वैल्यूएशन $2.5 बिलियन है। $2.5 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और 2023 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में उन्हें सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट ब्रांड माना गया है। देखिए, भारत में रियल एस्टेट में भरोसा सबसे महंगी कमोडिटी है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई एक घर में लगाते हैं। बिल्कुल, कोई नहीं चाहता कि बिल्डर भाग जाए। एग्जैक्टली। अगर ग्राहक को ये लगता है कि ये बिल्डर समय पर घर की चाबी सौंप देगा तो आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। और जैसा कि हमने अभी समझा, रिस्क मैनेजमेंट उनकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ब्रांड इतना मजबूत है तो उनकी कमजोरियां क्या हैं? रिपोर्ट में कुछ चिंताजनक पहलुओं का भी तो जिक्र है। सोर्स मटेरियल के अनुसार उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन है। मतलब एक ही जगह पर फोकस होना। हाँ, उनका पूरा बिजनेस भारत के सिर्फ कुछ ही चुनिंदा बड़े शहरों तक सीमित है। अगर हम रेवेन्यू को देखें तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ 4 मुख्य मार्केट से आता है: NCR, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे। अच्छा। इसके अलावा कुछ ऐसे प्योर प्ले डेवलपर्स हैं
जो पीढ़ियों से सिर्फ रियल एस्टेट में है। उनके मुकाबले गोदरेज को इस सेक्टर में थोड़ा नया माना जाता है। यहीं पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ब्रांड का भरोसा इतना ही मजबूत है, मतलब छोटे शहरों में भी लोग गोदरेज का ताला यूज करते हैं, तो वे टियर 2 और टियर 3 शहरों में जाने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या इन छोटे शहरों का बाजार उनके उस एसेट लाइट मॉडल के लिए फिट नहीं बैठता? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। टियर 2 और टियर 3 शहर यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन एसेट लाइट मॉडल हवा में काम नहीं करता। उसके लिए पार्टनर्स चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए आपको ऐसे लोकल जमीन मालिकों की जरूरत होती है जिनके पास जमीन के बिल्कुल साफ और क्लियर टाइटल्स हों और जो पारदर्शी तरीके से काम कर सकें। मेट्रो शहरों के बाहर ऐसे प्रोफेशनल पार्टनर्स खोजना एक बड़ी चुनौती होती है। वहाँ बहुत सी चीजें अभी भी अनौपचारिक तरीके से चलती हैं। हाँ, साथ ही आर्थिक अस्थिरता और नए आक्रामक कॉम्पिटिटर्स का उभरना भी उनके लिए हमेशा एक खतरा बना रहता है। राइट। अब रिस्क की बात चली रही है, तो आज के दौर में जब भी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात होती है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबसे पहले एक और रिस्क की तरफ ध्यान देते हैं, और वो है पर्यावरण का रिस्क। सही कहा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमेशा धूल, मिट्टी, प्रदूषण और कार्बन एमिशन से जोड़कर देखा जाता है। कंक्रीट के जंगल। हाँ, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सस्टेनेबिलिटी और ESG को सिर्फ एक PR स्टंट नहीं रखा है, बल्कि अपनी कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी बना लिया है। रिपोर्ट में इसके बारे में काफी कुछ है। जी, अगर हम ग्रेसेब यानी ग्लोबल रियल एस्टेट सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्क 2025 की रैंकिंग देखें, तो उन्हें 100 में से 100 के परफेक्ट स्कोर के साथ विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंक मिली है। वेट, 100 में से 100? लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या है? कागज पर 100 नंबर लाना अलग बात है, लेकिन साइट पर यह कैसे दिखता है? मैं बताती हूँ। S&P ग्लोबल के डाउ जोन्स इंडेक्स में भी वे रियल एस्टेट सेक्टर में नंबर 1 है। उनका 100% पोर्टफोलियो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के दायरे में आता है, और सबसे बड़ी बात, वे स्कोप 1 और स्कोप 2 एमिशंस के लिए कार्बन न्यूट्रल बन चुके हैं। एक सेकंड, ये स्कोप 1 और स्कोप 2 एमिशंस क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? श्योर। स्कोप 1 एमिशंस का मतलब है वो प्रदूषण जो कंपनी सीधे तौर पर खुद पैदा करती है, जैसे उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जलने वाला डीजल। ओके। और स्कोप 2 एमिशंस वो प्रदूषण है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे जो बिजली वो ग्रिड से खरीद रहे हैं, उस बिजली को बनाने में जो कोयला जला होगा। समझ गया। गोदरेज ने रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंसी के जरिए इन दोनों लेवल्स पर अपने कार्बन फुटप्रिंट को शून्य कर दिया है। इसके अलावा वे वाटर पॉजिटिव भी हैं। वाटर पॉजिटिव मतलब ये सिर्फ इमारतों के बाहर कुछ पेड़ लगाने जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप एक ऐसा स्मार्टफोन बनाएं जो अपनी बैटरी खुद चार्ज करता हो। एफिशिएंसी प्रोडक्ट के डिजाइन में ही शामिल है, मतलब वो धरती से जितना पानी ले रहे हैं उससे ज्यादा रिसाइकलिंग के जरिए वापस दे रहे हैं। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक CSR एक्टिविटी नहीं रह गई है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। हाँ, विदेशी इन्वेस्टर्स को ये सब बहुत पसंद आता है। बिल्कुल। जब बड़े विदेशी पेंशन फंड्स भारत में निवेश करने आते हैं तो उनके ESG क्राइटेरिया बहुत कड़े होते हैं। गोदरेज का ये 100/100 स्कोर उन्हें भारत का सबसे पसंदीदा विकल्प बना देता है। और यही बात हमें सीधे हमारे अगले पॉइंट पर ले जाती है, कैपिटल रेजिंग और भविष्य की तैयारी। दिसंबर 2024 में इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया जो भारतीय रियल एस्टेट के इतिहास में अभूतपूर्व था। वो QIP वाला इशू? राइट। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक QIP के जरिए बाजार से 6,000 करोड़ रुपए उठाए। अब इस आंकड़े पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये QIP आखिर भला क्या है। सिंपल भाषा में समझें तो QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक बहुत ही तेज तरीका है। मतलब आम पब्लिक के पास जाने के बजाय? हाँ, सीधे बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड्स या विदेशी निवेशकों को नए शेयर जारी किए जाते हैं। इसमें टाइम और पेपर वर्क कम लगता है। दिसंबर में उन्होंने 6,000 करोड़ का जो QIP जुटाया वो भारतीय रियल एस्टेट के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और रिपोर्ट कह रही है कि ये इशू 4 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा थी। हाँ, कंपनी को 6,000 करोड़ चाहिए थे और इन्वेस्टर्स 24,000 करोड़ देने को तैयार खड़े थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब मौजूदा मार्केट प्राइस से 65% प्रीमियम पर हुआ, जो कि काफी अनयूजुअल है। एक मिनट, 65% प्रीमियम? मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर पूछना पड़ेगा, किसी शेयर की जो मौजूदा कीमत चल रही है उससे 65% ज्यादा दाम पर बड़े निवेशक उसे खरीदने को तैयार हैं।
ये मुझे किसी बुलबुले की तरह लग रहा है। क्या बड़े इन्वेस्टर सिर्फ गोदरेज के नाम पर आंख बंद करके पैसा फेंक रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब शक है। अमूमन रियल एस्टेट में ऐसा प्रीमियम नहीं मिलता, लेकिन इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, कंपनी की भविष्य की ग्रोथ पर निवेशकों का पक्का विश्वास। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल है। इसी दौरान कंपनी के प्रमोटर्स ने भी ओपन मार्केट से अपनी हिस्सेदारी 0.69% बढ़ाई है। जब कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी के शेयर ऊंचे दामों पर बाजार से खरीद रहे हों, तो ये निवेशकों को एक बहुत ही साफ संकेत देता है कि अंदर सब कुछ बहुत मजबूत है। तो ये जो 6000 करोड़ का भारी भरकम कैश रिजर्व उनके पास आ गया है, ये आखिर किस लिए है? अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में उनका FY27 का गाइडेंस देखें तो उनके लक्ष्य बहुत ही आक्रामक हैं। काफी अग्रेसिव टारगेट्स हैं। वे FY27 में 39,000 करोड़ रुपए की रेजिडेंशियल बुकिंग्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ 7,830 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करने का भी अनुमान है। ये पैसा यकीनन उन्हें नए लैंड पार्सल्स एक्वायर करने की ताकत देगा। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, जिस तरह का 65% प्रीमियम उन्हें बाजार से मिल रहा है, क्या शेयर बाजार अब उन्हें एक ट्रेडिशनल बिल्डर के बजाय एक हाई ग्रोथ FMCG या किसी टेक कंपनी की तरह वैल्यू कर रहा है? क्योंकि एक आम रियल एस्टेट कंपनी को बाजार ऐसा शानदार वैल्यूएशन कभी नहीं देता। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे एसेट लाइट मॉडल, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस और एक बेदाग ब्रांड इमेज ने गोदरेज को मार्केट लीडर बना दिया है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ब्रांड, मॉडल और सधे हुए एग्जीक्यूशन का। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में एक आंकड़े पे चर्चा की थी, इस पूरी सफलता और बाजार में टॉपर होने के बावजूद आज भारत के इस सबसे बड़े डेवलपर के पास 5% से भी कम मार्केट शेयर है, जो कि बहुत कम है। जरा सोचने वाली बात है। जब भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से फॉर्मलाइज हो जाएगा और असंगठित छोटे बिल्डर्स बाहर हो जाएंगे, तो गोदरेज जैसी कंपनियों का रूप कितना विशाल होगा? बहुत विशाल। क्या भविष्य में हम घर भी वैसे ही ऑनलाइन कार्ट में डालकर खरीदेंगे जैसे आज हम साबुन या ताले खरीदते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो रियल एस्टेट के भविष्य को एक बिल्कुल नया आकार दे सकता है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस पर मंथन करना बहुत दिलचस्प होगा। तो इस विचार पर गौर करने की जरूरत है कि हमारे शहरों का भविष्य आखिर कौन और कैसे डिजाइन कर रहा है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।